चले एक बार अब मार्केट्स पर लौटते हैं और देख लेते हैं कि आज किस तरह की पोजीशन ट्रेडर्स को लेकर जानी चाहिए। मॉर्निंग में तो हमने देखा कि एक वन डायरेक्शनल ट्रेड थोड़े समय के लिए तो दिख रहा था, लेकिन गेन्स इरोड भी हुए। हालांकि बाजार ने अभी भी 15,800 के लेवल को बनाकर रखा हुआ है। हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, राजेश पालविया बने हुए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। 15,800 के जब एक बड़ा कंफर्ट जोन है आपके लिए कि अगर जब तक इसके ऊपर है तब तक बाजार में इतने बड़े कंसर्न्स नहीं है, या फिर जिस तरह से गेन्स इरोड हुए हैं आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा और कॉशियसनेस होनी चाहिए? डाउ फ्यूचर्स भी नीचे है। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में कंफर्ट तो अभी भी नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट पुल बैक है जहां पे मार्केट थ्रू आउट द सेशन कहीं गेन को मेंटेन करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी हम देखें तो 15,900, 950, इवन 16,000, जो कि 16,000 तो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। वहां तक जब तक हम मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो कंफर्ट तो नहीं बनेगा। आप देखेंगे ड्यूरिंग द डे भी जब भी मार्केट में हायर साइड पे मार्केट कोशिश भी करता है तो वहां पे जरूर सप्लाई बना हुआ है। तो दोनों ही इंडाइसेस में एक प्रेशर जरूर बना हुआ है हायर साइड पे। हालांकि 15,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको रिगेन करके अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करता है तो थोड़ा सा यहाँ से एक पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे नियर टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के यहाँ पे डैमेज हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमें लगता है कि अभी ये जो पुल बैक है इतना सब्सटेंशियल पुल बैक नहीं है। अभी इसको यहाँ से 12,000, 16,250, 16,300 ये मेजर लेवल है। जब तक ये लेवल्स को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा हमें नहीं लगता कि कोई भी पुल बैक आएगा वो सस्टेन हो पाएगा। तो अभी भी फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। 16,050 हमारे स्टॉप लॉस है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और पुल बैक का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मार्केट 15,900, 950 के जोन में आएगा तो वहां पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 16,050 का। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी और इंडेक्स पर राजेश जी का नजरिया आपने जाना। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आज के लिए आपके? या गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जो पहला स्टॉक है वो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बीईएल का। बीईएल का सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस जो रिकवरी बंद देखने को मिली आज के सेशन में, तो ये स्टॉक को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से वापस से अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है और प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुए थे उसको भी इंटैक्ट रखे हैं। अगर हम इसके वीकली सेटअप देखें तो जो एक मल्टीपल वीक का रेजिस्टेंस जोन था उसका जो ब्रेकआउट बना था वो वापस करेक्शन में सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिख रहा है। तो बीएल को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 238, 245 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 220 का। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटर को का यहाँ पे स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से हीरो मोटर में सेटअप बने हुए हैं आज के सेशन में भी देखें तो करीब 1.5 से 2% के आसपास का गेन यहाँ पे उसमें थ्रू आउट द सेशन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है हीरो मोटर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1 से 2 दिन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2560 तक के। करंट लेवल से 2455 स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक भी हमें ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस में यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, वो है अपोलो टायर का। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले 4-5 वीक से एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिला और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे एज वेल एज डेली सेटअप पे देखने को मिला है। आज देखें तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी आज रिगेन किया है। तो हमें लगता है यहाँ पे अपोलो टायर को बाय करना चाहिए 222 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखे करीब 204 का। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अपोलो टायर एक राय रहेगी यहाँ राजेश की। और आज हमने सुबह स्टोरी भी ब्रेक किया कि क्यों टायर स्टॉक सारे चल रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग की रिकमेंडेशन आ रही है टायर स्टॉक्स पर और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरा आप टायर स्पेस देखेंगे वो बस कर रहा है इस वक्त। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजेश हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बार एक बहुत रेयर वॉइस आपको सुनाते हैं। एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट के विक्रम कोटक से आज सुबह हमने बातचीत की, बाजार पर उनका नजरिया समझने की कोशिश की, उन्हें कौन से सेक्टर पसंद आ रहे हैं। ये सारी व्यू आपको फिर से सुनवाते हैं। Market has been correcting for quite a long time, almost 7-8 months, and धीरे धीरे करके वैल्यूएशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो वैल्यू साइड पे काफी वैल्यू स्टॉक पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है, काफी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जो वरी था मार्केट के लिए वो थोड़ा रिसीड होते जा रहा है। अभी एक ही जो बड़ा प्रॉब्लम जो अपने सामने है एफआई सेलिंग का, अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द मार्केट बिकॉज ग्लोबल सेल ऑफ के अंदर इंडिया भी आ जाता है, इसकी वजह से वी आर सीइंग द एफआईज आर कंटिन्यूअसली सेल इन इंडिया। But on the other side, I think Indian fundamentals are better. They're improving, and there are very few places in the world today to invest into the stock market. So India will be a biggest opportunity for any foreigners or local investors in the world over the next 2 to 3 years. So short term, clearly things cannot be predicted. But एक clear है कि जो inflation की जो ज्यादा वरी थी वो recede हो रही है। Central bankers normally late react करते हैं, ऐसे we know they
react on a data. That reaction has been very strong. The commentary has been very strong, which will also take away a lot of money from the, I can say the quick money from the metal sector or any other sector. So that will be a big opportunity in my view for, inflation also to kind of short term it will top out. So अच्छा लग रहा है. I think value stocks में काफी, opportunity लग रही है, काफी attractive लग रहा है versus growth stocks. 4 या 5 सेक्टर जहां पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है. एक सबसे बड़ा सेक्टर है मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का, कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो प्राइवेट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना उनके निम्स के लिए फायदा होता है ओवर एनबीएफसी एंड पीएससी बैंक. दूसरा अगर आप देखो तो टिपिकली लास्ट 2-3 साल में प्राइवेट बैंक ने काफी मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्ट्रक्चरिंग बुक. द रिस्ट्रक्चरिंग लुक्स लाइक गेटिंग ओवर, फ्रेश स्लिपेजेस आर एट ऑल टाइम लो, and I think they are very, very good governance companies, good technology, good management. So private banks is one sector where I'll tell people to invest with a 2-3 years view. सीमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए जो सामने दिख रही है हमारे सामने. पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखें तो चाइना से 1/10, 1/9 है. ग्लोबली भी वी आर वन ऑफ द लोएस्ट. एंड सीमेंट विद द नेक्स्ट 10 ईयर द वे इंडिया विल सी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मुझे लग रहा है पिछले 20 साल में सीमेंट 7% कैगर बढ़ा था, अभी मुझे लगता है शायद 12% कैगर बढ़ेगा अगले 10 साल में. तो सीमेंट एक अच्छा सेक्टर लग रहा है अजय मेरे को. ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑटो में क्या हो रहा है, रूरल आई थिंक थोड़ा पिकअप होना चालू हुआ है. मुझे लग रहा है मॉनसून ऑल्सो द क्रॉप प्राइजेस हेल्पिंग द फार्मर्स अ लॉट. सो ऑटो एक सेक्टर है. प्लस क्या हुआ है पिछले 12 महीने में चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो में ज्यादा सप्लाई नहीं है. तो एक वो पेंटअप जो है, जो पोस्ट कोविड पेंटअप था मार्केट में, वो पेंटअप अभी ऑटो में दिख रहा है हमको. तो ऑटो हमको लग रहा है कि यहाँ से 1-1.5 साल 2 साल के लिए अच्छे स्टॉक्स ऑटो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं. That's one more opportunity. And as you know and as we discussed, कि इंडिया स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है, तो अराउंड इंडिया स्टोरी एक्विटी मार्केट, वेदर सिप फ्लो देख लो या म्यूचुअल फंड देख लो, ब्रोकरेज कंपनी देख लो, स्टॉक एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसी, दिस इज वन सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म. राइट, तो क्लियरली विक्रम कोटक से हम बातचीत जब आज सुबह कर रहे थे, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन भी रही और सेक्टर स्पेसिफिक भी अपना नजर बैंकिंग स्पेस, सीमेंट और ऑटोमोबाइल पर विस्तार से उन्होंने बताया और बाजार पर भी उनके एनालिसिस. चलिए हमारे साथ श्रीकांत भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं. श्रीकांत, गुड आफ्टरनून. बाजार में जिस तरह की शुरुआत होती हुई दिखी, काफी सारी उम्मीदें जरूर थी, लेकिन बाजार अब अपनी तेजी जो है उसे बरकरार नहीं रख पा रहा है 15,891 के लेवल्स पर. क्या लगता है आज की क्लोजिंग में किस तरह के ट्रेड्स नजर आएंगे आपके हिसाब से? अब सेकंड हाफ में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए? जरूर, गुड आफ्टरनून. देखिए, मुझे लग रहा है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी ने आज 15,740, 730 के लेवल्स को छूने के बाद एक काफी शानदार रिकवरी की है. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर आने के बाद अगर इतना वॉलेटाइल अगर हो जाता है तो कई बार अपने प्रीवियस ट्रेंड को वो रिवर्स करता है. तो प्रीवियस ट्रेंड इसका फॉलिंग का ट्रेंड था. मुझे लगता है कि एक रिबाउंड हमें देखने मिलेगा और ये रिबाउंड हो सकता है तकरीबन 16,100 से लेकर 16,200 तक का शायद रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है. साथ ही साथ अगर वर्ल्ड मार्केट्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि वहां पे भी जो डाउ जोन्स, S&P एज वेल एज नास्डैक, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आने के बाद अभी हम उन सभी में एक रिबाउंड देख रहे हैं. तो बाय एंड लार्ज हमें लगता है कि अभी जब तक 15,730 ब्रेक नहीं होता है तब तक 16,200 के लेवल्स हम देख सकते हैं. और बैंक निफ्टी अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है. आज काफी इनफैक्ट एज कम्पेयर टू निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और 33,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है. तो यहाँ से हमें लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी भी एक बार 34,200 से लेकर 34,300 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है. तो यहाँ पे अगर कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग हो तो 15,730 के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग रख सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली. गुड आफ्टरनून श्रीकांत. तो यानी 16,100, 16,200 आप एक बाउंस तो देख रहे हैं. ऐसे में बाय कॉल्स ही होंगी आपकी रिकमेंडेशन, और कौन दिखाएगा लीडरशिप, बैंक्स या फिर हेवी वेट्स जैसे रिलायंस? कहाँ होना चाहिए भरोसा, या फिर आप दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप ले रहे हैं? बिल्कुल. इनफैक्ट अगर मार्केट की अभी तक एक सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी देखें तो वो अभी तक समझ में नहीं आ रही है. मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में नो डाउट कि एक मोमेंटम बना हुआ है. टाटा मोटर्स, मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, साथ ही साथ बजाज ऑटो और जितने भी दिग्गज कंपनीज है, जैसे कि आज के दिन में आयशर मोटर्स में हमने अच्छी तेजी देखी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी देखी है. तो वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा और उन स्टॉक्स में हम तेजी देख सकते हैं. लेकिन बाकी स्टॉक्स में अभी भी एक मिक्स्ड एक्टिविटी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है. तो शायद मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 16,000 के लेवल्स के काफी करीब आ जाएगा तो हमें वो देखने मिल सकती है.
अगर करंट लेवल से अगर कुछ लॉन्ग करना है तो हमें लगता है कि कुछ डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। एक बड़े फॉल के बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स के छूने के बाद एक रिवर्सल बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में हमने ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम देखा है। अभी इसके बाद हमें लगता है अगर कोई मोमेंटम बन सकता है तो वो है भारत डायनामिक्स में, और भारत डायनामिक्स के अभी जो प्राइस है वो तकरीबन 690-695 के करीब ट्रेड कर रही है। करंट लेवल से अगर भारत डायनामिक्स को लॉन्ग करते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 730 से लेकर 745 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भारत डायनामिक्स को लॉन्ग करके चले 695 694 में, स्टॉप लॉस रखे आप 680 रुपए का और टारगेट्स रखे 730 और 740 के। साथ ही साथ जैसे मैंने बात किया, अगर ऑटो स्टॉक्स में अगर तेजी बनेगी तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ से लॉन्ग करने की सिफारिश रहेगी। करंट लेवल से इससे लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 925 के लेवल्स दिखा सकता है। 905 के करीब ट्रेड कर रहा है, 890 का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्लियरली ये राय स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर श्रीकांत की तरफ से आती हुई। इस बीच कुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। आज सुबह जब आपसे बात हुई आपने अपनी जो कॉल्स दी थी उसमें से पॉलीकैब, गुजरात, अंबुजा एक्सपोर्ट परफॉर्म कर रही है। ऑफ कोर्स आपके काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी टारगेट्स थे, वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन हरे निशान में इस मार्केट में ट्रेड करना भी काबिले तारीफ है। बताएं, शुरुआत कीजिए, क्या है आपके इंडेक्स पर राय और साथ ही स्टॉक्स कौन से सजा रहे हैं आप? जी, फर्स्ट अप थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरीके का मार्केट सेटअप अभी हम देख रहे हैं ये जरा सा एनकरेजिंग है, बट मैं यहाँ पे भी एक जरा सा कॉशन इन्वेस्टर्स के माइंड में डालना चाहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट टर्न अराउंड। क्या ये सस्टेनेबल है, नहीं है, ये समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे रिजॉइस ना करें। बट हर फॉल के साथ हम इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते आए हैं, अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल पे बाय करने की एडवाइस देते आए हैं, तो वो कंटिन्यू करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैं ये बताना चाहूंगा वो ये कि मई 19 के जो वीकली ऑप्शंस हैं वहां पे 16,100 में बहुत अच्छा कॉल बेस बनता हुआ दिख रहा है। सो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में मार्केट्स यहाँ पे जरा सा रेजिस्ट करें। और बैंक निफ्टी जो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी का बीटा अगर हम देखें पिछले लास्ट 15 दिन 1 महीने का ना, तो हमें एग्जैजरेटेड मिलेगा कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि जब फॉल भी आ रहा है तो निफ्टी से ज्यादा का आ रहा है, और जब राइज भी हो रहा है तो उससे ज्यादा हो रहा है। तो ये एक जरा सा क्वेश्चन का और रादर एक जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की कंटिन्यू होगी कि नहीं, ये मैं अभी इट बी टू अर्ली टू कॉल राइट नाउ। तो मैं बैंक निफ्टी पे होल्ड की या वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। निफ्टी यहां से या लोअर लेवल्स पे बाय कर सकते हैं 16,100 के टारगेट्स के लिए भी। सो ओवरऑल मार्केट सेटअप फिलहाल पॉजिटिव है, एनकरेजिंग है, बट लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे विद द मोमेंटम। ये मेरी सलाह होगी ट्रेडर्स को। आपकी कॉल्स भी बताएं। जी हाँ, मेरी पहली कॉल आपके पहले जो पैनलिस्ट, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच हिज नेम, उनसे काफी सिमिलर है, वो है BDL की। देखिए, बहुत अच्छा सेटअप हम देख रहे हैं इन BDL। जो इसकी फॉल भी आई है मार्केट के कंपैरिजन में काफी कम रही है, और इसने मार्केट के पहले ही एक टर्न अराउंड दिखा दिया था, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, और बाइंग के इसमें जो बाइंग हो रही है ये वॉल्यूम के साथ हो रही है, ये भी एक एनकरेजिंग साइन है। आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक ट्रेंड कंफर्मेशन भी आ जाएगी ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस। सो BDL वेरी एनकरेजिंग सेटअप। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा सिमिलर 730 का, और जो स्टॉप लॉस है ये 660 का लेके चलिए। जो मेरा दूसरा पिक है वो है फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्पेस। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ समय पहले हम इंजीनियरिंग स्पेस की ओवरऑल बात कर रहे थे, जैसे ऑटोज की हम बात कर रहे थे। इंजीनियरिंग स्पेस में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने मिली है, ABB AIA इंजीनियरिंग। सिमिलर लाइंस पे वैरक इंजीनियरिंग करके जो स्टॉक है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी हमने इसके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बाउंस आके ट्रेड करते हुए आज स्टॉक को देखा है। सेटअप एनकरेजिंग है, इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। यहां मेरा टारगेट होगा 400 का, और जो स्टॉप लॉस है ये 335 का लेके चल सकते हैं। श्रेविदास, आगे चलते हैं। LIC का लिस्टिंग है, टॉप 5-7 लिस्टेड कंपनीज का साइज है 6 लाख करोड़ का लगभग। हमारे साथ नीरज दीवान अब जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि अगर आपको शेयर मिल गया है तो आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और अगर आप मूड बना रहे हैं LIC को अपने इंडेक्स, अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने का मूड बना रहे हैं, तो क्या आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नीरज, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है कुछ लिस्टिंग गेन्स होंगे या थोड़े से रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर देने चाहिए जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स हो गए ऊपर नीचे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से जिस तरह से मार्केट की अभी सबड्यूड मार्केट है, तो आई थिंक लिस्टिंग गेन्स का तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जहाँ जो रिटेल और शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट मिला है तो उनके लिए तो आई थिंक लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, बिकॉज
हो सकता है कि इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हो। बट आई थिंक अगर आप एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने प्राइसिंग करी है, तो अगर आपको तो इशू प्राइस के आसपास ये शेयर मिल जाता है प्लस माइनस 10-20 रुपए, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें, जिस हिसाब से इंडस्ट्री 10% के आसपास ग्रो कर रही है, और इस कंपनी के भी प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपको लगता है कि 3 से 5 साल का व्यू लेके वही 10-12% का एन्युटी ग्रोथ टाइप की कंपनी बन सकती है ये? जी, बेसिकली पहला तो LSE ने बोला है कि 1 साल तक अभी एक फॉलो ऑन इशू नहीं आना चाहिए इसका। तो एक उसका एक खाली एक मार्केट में रहता है कि एक फॉलो ऑन इशू आएगा तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं आती, पर अब 1 साल तक इशू नहीं आएगा तो उससे आप 1 साल का व्यू तो भी ले सकते हैं कि एक तो आप बोल रहे हैं इंडस्ट्री ग्रोथ जो है। उसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज हो सकती है कि काफी ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट का इसमें एक स्कोप है। अगर वहां पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट होती है तो उसका मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा, एक ग्रोथ प्लस आपके मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। अगर ये मार्जिन अपने इम्प्रूव कर पाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है, और अगर कोई फॉलो ऑन इशू आता भी है तो उसके लिए भी एक अच्छी डिमांड बन सकती है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट 1 ईयर उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकली हमने डिसीजन ले लिया है कि मार्जिन इंप्रूव करने ग्रोथ के साथ साथ। आई थिंक वो एक बहुत जरूरी चीज होगी देखने के लिए। गुड आफ्टरनून नीरज। एक कंसर्न यहाँ पर, ठीक है, ये तो एक माइंड मेकअप रखना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है जिसे आप पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन थोड़े से अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें, जितने भी बड़े आईपीओज हुए हैं उनके आप रिटर्न्स देखें, आप पेटीएम को देखें 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने के रिटर्न नेगेटिव में, 6 महीने के रिटर्न तो 72% इरोड हो गए, जस्ट लाइक पास्ट बिग आईपीओज। थोड़ा सा ये सोच के जरूर रिटेल इन्वेस्टर एक बार के लिए डर सकता है कि ये भी एक बड़ा आईपीओ है, और जिस तरह की इस वक्त कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस है, ग्लोबल सिनेरियोज है, इतने सारे हेडविंड्स के बीच में, सो ये एक डाउट आना भी इन्वेस्टर के दिमाग में, आई एम श्योर इट्स क्वाइट एविडेंट, काफी लाजमी है। आपका क्या व्यू है? नहीं, जिन स्टॉक से आप कंपेयर कर रहे हैं उनसे इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। एक तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, बहुत कंपटीशन है, कोई प्रॉफिट उन्होंने आज तक देखा ही नहीं कभी, और ऐसी कंपनी के साथ हम इसको नहीं कंपेयर कर सकते। आई थिंक एक बहुत बेटर फ्रेंचाइज है, एक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और पेनिट्रेशन इंश्योरेंस की लेके चले तो उसका मेजर बेनिफिट इसको मिलेगा आगे चलते हुए भी। आई थिंक और जिस तरह की वैल्यूएशन पे उन्होंने इसको लेके आए हैं, वो बाकी स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पे आए थे, यूफोरिया में आए थे, तो वैसा यूफोरिया वाला वैल्यूएशन नहीं है इसका। आई थिंक ये रिटेल इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैसा वैल्यूएशन नहीं है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, और हल्की सी भी इम्प्रूवमेंट मार्जिन भी होती है, तो बहुत अच्छा ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकता है। नीरज, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि सॉफ्ट लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, लेकिन साथ ही इस आईपीओ के लिस्टिंग के इम्पैक्ट जो है ऑन अदर लिस्टेड इंश्योरर्स के इस तरह की देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक तरह से क्या एक प्योर प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिखेगा ऑफ कोर्स ऑन दी लॉन्ग टर्म इटसेल्फ, या फिर ये जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी प्लेड आउट होता हुआ दिखा है? आई थिंक वो जो लिस्टेड प्लेयर्स पे इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी इसकी जब प्राइसिंग अनाउंस हुई थी तब आई थिंक ऑलरेडी प्ले हो गया था। तो जो बड़े और प्लेयर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, SBI लाइफ, HDFC, उनको इनके मार्जिन में फर्क है। आई थिंक वो फर्क को देखते हुए ही इसकी प्राइसिंग भी करी गई थी, बल्कि उसके बाद भी थोड़ा डिस्काउंट पे प्राइसिंग करी गई है ताकि इशू सक्सेसफुल हो। तो आई थिंक वो ऑलरेडी प्ले हो चुका है, जो अगर आप कंपैरिजन करें बाकी प्लेयर्स के साथ। नीरज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ये एनालाइज करने के लिए। LIC का जो कल बड़ी लिस्टिंग हो रही है, यहाँ पे हमारा कवरेज यहाँ जारी रहेगा। कल भी आपको हम लिस्टिंग से लेके बड़े बैंकर्स सबको लेके आएंगे, समझने के लिए मैनेजमेंट भी लाएंगे कि क्या हो सकता है इसका फ्यूचर आगे चलते हुए। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। श्रीकांत, एक इंजीनियरिंग स्टॉक की बात करता हूं मैं, एल्गी इक्विपमेंट, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स आया, चार्ट्स पे आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, अगर ये इस पर्टिकुलर चार्ट के, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट के बेसिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन हुआ है, और आफ्टर हिटिंग 420 430 इसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी है, और उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशंस भी हैं। लेकिन आज बिकॉज ऑफ सम रीजन स्टॉक ऊपर है, वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो भी एक पुल बैक हमें मिल रहा है वो एक एन अपॉर्चुनिटी है
टू रिड्यूस लॉन्ग पोजीशन। जब तक ये स्टॉक वापस 350 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें लगता है कि इसमें पुल बैक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड रहेगा और इसमें से एग्जिट करना जरूरी है। करंट लेवल्स 286 287 के हैं, हमें लगता है कि पुल बैक में 20 डेज मूविंग एवरेज के करीब जा सकता है, विच इज अराउंड 310। सो 310 315 के करीब हमें लगता है कि इसमें से पोजीशंस को कम करके चले। राइट, ऑटो स्टॉक्स में आज कुछ खासा रुझान दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी वैरक की बात कर रहे थे कुछ, इनफैक्ट मारुति भी तेजी में है, दूसरे स्टॉक्स भी ऑटो में काफी अच्छा कर रहे हैं। उसका रीजन एक काफी हद तक ये भी है कि ओवर द वीकेंड कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। दो बड़ी कंपनीज ने जबरदस्त कमेंट्री दी है। देखिए, मारुति ने बोला 11-12 हज़ार करोड़ का प्लांट लगेगा सोनीपत में, और हमने देखा टाटा मोटर्स ने करीब 35,000 करोड़ के एक्सपेंशन की बात की है। दोनों ही की हम कमेंट्री अब आपके लिए प्ले करेंगे, और उससे बाजार में ये एक सेंस आ रहा है कि अंडर ओन्ड स्पेस है, ग्रोथ की बात आ रही है, और नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए हैं। इनफैक्ट आइशर आज 4-5% नंबर्स पे चला था, तो उसके चलते यहाँ पे एक रिबाउंड आ रहा है। इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे श्रीकांत? ऑटो स्टॉक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा लग रहा है चार्ट्स पे आपको? बिल्कुल, तो देखिए, अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो अजय जी हमें लगता है कि अगर कोई स्टॉक चल सकता है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें मोमेंटम भी है और इसमें ट्रेंड भी अभी तक इंटैक्ट है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 940-935 के लेवल्स दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। ओवर द पीरियड हमें लगता है कि 1000 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, और अगर यहाँ पे करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 890 का। बट अगर यहाँ से अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेना है तो हमें लगता है कि बिल्कुल टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके चले। आफ्टर द नंबर्स जैसे ही स्टॉक में रैली हुई है, हमें लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में वापस एक फ्रेश इंटरेस्ट आया हुआ है, और अगर ये फ्रेश अगर बाइंग इंटरेस्ट अगर आया है तो ये स्टॉक वापस एक बार 450 से लेकर 470 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, बट थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखें, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो मैं सुझाऊंगा 380 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स रखें 450 से लेकर 470 की। तो टाटा मोटर्स और साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो के ऊपर हमारी लॉन्ग करने की सिफारिश रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। ये व्यू रहेगा श्रीकांत का। अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं, आप ऑटो पूरा देखें, ऑटो एंसिलरी देखें, इंजीनियरिंग स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, वहां पर अच्छा खासा आपको बस भी दिख रहा है। और आप अगर इस वक्त सारे स्पेसेस देखें, सीमेंट पैक पूरा तेज है, कैपिटल गुड स्पेस तेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, सो अच्छी खासी बाइंग तो है, लेकिन ये बाइंग कितनी सस्टेन करेगी मार्केट में, ये जरूर देखना होगा। गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स, रिटेल काउंटर्स, सो यहाँ पर अब कौन से बड़े लेवल होंगे श्रीकांत जो आप वॉच आउट करेंगे? आपने 16,100, 16,200 की बात कही, आपने कुछ टारगेट्स भी दिए, कुछ स्टॉक्स भी दिए, लेकिन इस सारी रैली में अगर रिलायंस की पार्टिसिपेशन कितनी हो सकती है, उसका चार्ट कैसा दिख रहा है अभी? तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बड़ी बिकवाली हमने देखी है, और एक बड़े फॉल के बाद यानी 2900 के करीब था ये ऑलमोस्ट स्टॉक, वहां से गिरते गिरते तकरीबन 2350 के करीब आ चुका है। आज भी मॉर्निंग में हमने फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी एक रिकवरी देखी थी, लेकिन चूंकि मार्केट फिजल आउट हो गया तो ये भी स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन सभा में लगता है कि 2350, 2375 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का एक जोन बना हुआ है, जहाँ पे हमेशा ये स्टॉक आने के बाद एक रिकवरी का एक ट्रेंड बनाता है और वापस अपने एक पुल बैक ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। करंट सेल ऑफ के बाद हमें लगता है कि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है और यहाँ से वापस एक पुल बैक की रैली बिल्कुल कर सकता है। तो इस लेवल पे लॉन्ग करें, और पिछले 2 या 3 दिन से अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2400 के करीब रुकते हुए नजर आया है। तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस 2400 के नीचे रख के करंट लेवल से लॉन्ग करेंगे, और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे 2500 से लेकर 2500 के। बिल्कुल, तो ये रिलायंस पे एक व्यू रहेगा बिल्कुल। तो थोड़ा सा सुबह तो फिर भी आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन अब बाजार के गेन्स के साथ रिलायंस भी इरोड हुआ है। लेकिन एक बार चलिए बढ़ लेते, आगे भी कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। एफले इंडिया के रिजल्ट्स आए, थोड़े से वीक नंबर्स आए Q4, और उसके बाद आइए नतीजों पर हमने बात की थी फाउंडर एंड चेयरमैन अनुज खन्ना से। आइए उनका क्या व्यू था, एक बार सुनते हैं। ये एप्पल 17 साल से मोबाइल मार्केटिंग के बिजनेस को लेके कमिटेड रहा है, और अगर पिछले 5 साल की अगर आप हमारी कंट्रीब्यूशन देखें तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ जो है पिछले 5 साल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 60% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी 60% के ऊपर रही है। और ये केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टरली, ईयर ऑन ईयर ट्रेंड भी जो है हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर से 120% की ग्रोथ है। तो ये एक क्लियर चीज नजर आती है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं जो एप्पल ने अपने कंज्यूमर प्लेटफॉर्म स्टैक को बनाया है,
जो इंटीग्रेशंस करी हैं, जो कल्चर और स्ट्रैटेजी को लेके आगे एप्पल बढ़ रहा है, जो एप्पल 2.0 कंज्यूमर प्लेटफॉर्म स्टैक की जो स्ट्रैटेजी है, वो एक बड़ी फ्यूचर के यूज केसेस को रेडी मानते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई। चाहे वो यूजर्स ऑनलाइन कन्वर्जन्स कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कन्वर्जन्स कर रहे हो, चाहे हाइब्रिड रियलिटीज हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंड हो, चाहे वो आगे चल के मेटावर्स हो, हम अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से रेडी रख रहे हैं और हम अपने मार्केट स्ट्रेटेजी को भी बड़ा क्लियर लेके चल रहे हैं कि हम इंडिया में और इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स में डीपर जा रहे हैं। इंडिया में हम टीयर 1, टीयर 2 सिटीज के बियॉन्ड वर्नाक्युलर स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम इमर्जिंग वर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए EFGH कैटेगरीज के साथ डीपर जा रहे हैं एडवर्टाइजर के साथ। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेटेजी है। देखिए, पहली बात तो ये कि कैश आता कहां से है? कैश आता है जब कंपनी अपनी मेहनत से प्रॉफिटेबल, एबिटा पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव, अच्छा फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ देती है, और ये हमारी कंपनी ने कंसिस्टेंटली दिया है। तो हमारा अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और पैट का रेशियो देखेंगे FY22 का 112% का रेशियो है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, कस्टमर्स, कलेक्शन, सब चीज बढ़िया है। सो कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग होता जा रहा है बिकॉज कंपनी हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल अपना कैश को बैलेंस शीट में स्ट्रांग करती जा रही है। अब इस कैश को कैसे यूज किया जाए ताकि शेयर होल्डर्स के लिए और ग्रोथ और वैल्यू निकल के आए, इसका भी हमने सही आधार दिखाया हुआ है। जो ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का रहा है इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशन करने का, वो सारे ही एक्विजिशन बहुत बढ़िया उतर के आए हैं। और इस साल वाला जो हमने जैम का एक्विजिशन किया वो भी बहुत बढ़िया निकल के आया है। पहले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी इनऑर्गेनिक स्ट्रेटजी बढ़िया चल रही है। तो ये जो कैश हमारा बैलेंस शीट पे है, बड़ी केयरफुली बनाया गया है कैश है, मेहनत से बनाया गया कैश है। इसको बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेटेड वे में हम आगे भी ऑर्गेनिक ग्रोथ, इंटरनेशनल इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इन एक्विजिशंस, वो सभी तरह से उसको ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। सही मौका, सही दाम पे जो कंपनी स्ट्रेटेजिकली अच्छा फिटमेंट देगी और जहां हमारा कन्विक्शन होगा कि हम इसको अच्छा और टर्न अराउंड कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं, वही ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे जी। और ये अगले 1-2 साल में डेफिनेटली यूटिलाइजेशन होगा इस तरह। ओके, तो क्लियरली Q4 नतीजों पर एप्पल के मैनेजमेंट से हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे और 1 से 2 साल में कारोबार विस्तार को लेकर कंपनी के काफी सारे फोकस एरियाज हैं। राजेश जी, एप्पल इंडिया ऑफ कोर्स नतीजे इतने अच्छे नहीं आते हुए दिखे, लेकिन एक बार चार्ट चेक कर बताएं कैसा लग रहा है स्टॉक आपको? तो मानसी देखिए, काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है और हमने देखा कि रिसेंटली स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट एरिया को भी तोड़ के अब उसके नीचे सस्टेन करते हुए, तब जिस तरीके से इसके सेटअप हम अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख रहे हैं, ये स्टॉक एक वीक जोन में अब यहाँ पे इंटर करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में जब तक 1100 रुपए के ऊपर वापस से सस्टेन नहीं होगा, हमें लगता है कि कोई भी पुल बैक आएगा तो वहाँ सप्लाई बनते हुए दिखेगा। तो स्टॉक अभी अपने सारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए थोड़ा और वीकनेस या सप्लाई प्रेशर ये स्टॉक में देखने को मिले। लोअर साइड पे इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अब यहाँ से हमें लगता है वो करीब आएगा 890 से 885 के जोन में। तो वहां तक अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार वापस से रिव्यू करना चाहिए। एक बहुत ही बड़े स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव आ रहा है, उसके बावजूद कि बाजार एक्चुअली वॉलेटाइल है, बाजार नीचे है, वो है डी मार्ट। 10% ऊपर है डी मार्ट। वो छोटी कंपनी नहीं है, लाखों करोड़ का एम कैप हो गया है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस स्टॉक में आ गया है। अगर आप देखिए 3500 रुपये का भाव है, 9% ऊपर है। अगर इसका थोड़ा लंबा ग्राफ दिखाइए तो आपको मालूम चलेगा 4,500-5 हज़ार रुपये से 3200 रुपये आ गया था, इफ नॉट रॉन्ग, या 2800 रुपये। एक बार लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए वो आ गया था। हाँ, 2800-2900 रुपये में बॉटम बना के वहाँ से रिबाउंड किया है। आज क्या हुआ, और इनफैक्ट ओवर द वीकेंड क्या हुआ, इनकी कमेंट्री आई, रिजल्ट्स तो आई और 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ा है ऐसे टाइम में जब दूसरे रिटेलर्स मार्जिन प्रेशर दिखा रहे हैं। कमेंट्री हम लेके आएंगे अब आपके लिए। नेविल नरोना जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड CEOs हैं FMCG रिटेल के बिजनेस के, और बहुत ही रेयर हैं, वो किसी को आपको दिखेंगे ही नहीं सिवाय एनालिस्ट कॉल के अलावा, कहीं बात करते नहीं दिखेंगे। हमको एनालिस्ट कमेंट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है और वो बाजार को बहुत पसंद आई है। ओके, शायद वो मिल नहीं रही है, अभी हम लेके आएंगे जल्दी। ये देखिए,
ये सॉलिड कमेंट्री इन्होंने दी है और उसका असर अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपको चार्ट्स पर दिख रहा है। राजेश, आपको ये वॉल्यूम के साथ 300 रुपए का अपमूव है, आपको लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला, काफी बड़ी डाउनसाइड एक करेक्टिव मूव के बाद आज स्टॉक ने फर्स्ट रिवर्सल साइन दिया, लेकिन जिस इंटेंसिटी का ये रिवर्सल हुआ है ये दिखाता है कि ये मोमेंटम अब यहाँ से और पिकअप होते हुए दिख सकता है, पुल बैक यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिखता है। तो हमें लगता है कि इमीडिएट लेवल तो यहाँ पे 3650 के आसपास हमें लगता है वहां तक ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। लेकिन इसके लिए मेजर लेवल जो होगा वो देखें अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से तो 3800 रुपए इसका नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमें लगता है यहाँ से 3650 के आसपास ये स्टॉक में थोड़ा सप्लाई जरूर आ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में तो 3800 रुपए इसका नेक्स्ट मेजर लेवल है। हमें लगता है वहां तक ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या करंट लेवल पे बाय करने की चेष्टा कर रहे हैं तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 3400 के आसपास, पोजीशन होल्ड रखे 3650 और 3800 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। आप तो यहाँ पर ये राय रहेगी एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे। कुछ और स्पेसेस को भी देख लेते हैं। आप जिस तरह कि हमने जहाँ पर शॉट्स बने, अच्छे खासे स्टॉक्स करेक्ट हुए, सेक्टर्स करेक्ट हुए, रियल एस्टेट भी एक स्पेस था जहाँ पर हमने देखा कि अच्छी खासी सारे स्पेस ने पार्टिसिपेट किया पीछे की सेलिंग में। यहाँ पर अब किस तरह का व्यू होना चाहिए रियल एस्टेट स्पेस? श्रीकांत, अच्छी खासी डिमांड है। हम अगर बिजनेस अपडेट्स की बात करें वहां से अच्छी आई थी, चाहे मैक्रो लोधा डेवलपर्स हो, शोभा डेवलपर्स, और अब तो एक और भी न्यूज आई है कि अपोलो ग्रुप एक बड़ा अमाउंट भी लेंड करने वाला है रेसिडेंशियल स्पेसेस को, कमर्शियल स्पेसेस को। तो एक अच्छी एक्टिविटीज पूरे स्पेस में दिख भी रही है। रियल एस्टेट पिक में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने वैसे काफी सारा रिसर्च किया है और काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर हमारे जो व्यूज है वो बुलिश है। काफी डिसेंट अपसाइड है करंट लेवल से, लेकिन जैसे भी आने वाले दिनों में या महीनों में इंटरेस्ट रेट की साइकिल शिफ्ट होने वाली है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने वाले हैं, तो इनके ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है, क्या आता है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद कमेंट्री कैसे चेंज होती है। लेकिन अगर करंट लेवल से अगर फिर भी अगर किसी एक सेक्टर पे अगर फोकस करना है जो ऑलरेडी काफी बिटन डाउन है और जिसमें डिसेंट अपसाइड है, तो बिल्कुल रियल एस्टेट को हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया अगर है, 3 से 6 महीने का अगर व्यू है, तो बिल्कुल हमें लगता है करंट लेवल से ब्रिगेड इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं और एक मैक्रोटेक जैसे कि लोढ़ा डेवलपर्स, इन दोनों के ऊपर फोकस करें। अगर ब्रिगेड की अगर बात करें तो ब्रिगेड अभी करंट लेवल्स 425 426 के हैं। ये एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 400 और एक 520 530 के एक रेंज में कई महीनों से ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे नंबर्स के बाद वापस ये 420 425 के करीब अभी वापस ट्रेड करने की वो कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करते हैं तो डाउनसाइड काफी है, प्रोटेक्टेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, तो लॉन्ग करके चले, थोड़ा एक लंबी अवधि का नजरिया रखें। 500 के टारगेट्स हम वापस देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि लोढ़ा डेवलपर्स जो तकरीबन 920 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी अच्छा खासा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और हमें लगता है कि अगर इसे लॉन्ग करना है तो 850 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें कम से कम 1050 के। ओके, तो क्लियरली ऑफ कोर्स सीमेंट और रियल एस्टेट फोकस में है ही। और रियल एस्टेट पैक की अगर बात करें, आज दमदार एक्शन पूरे के पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो है वो करीब 400 अंकों की तेजी दिखा रहा है। जब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट भी कैसे पीछे रहेगा। और सीमेंट तो इनफैक्ट आज न्यूज ऑफ द डे भी है। होलसेम अडानी जो डील है, उसके बाद हमने सीमेंट एक्सपर्ट संजय लाडीवाला से बातचीत की, डील के नुआंसेस समझने की कोशिश की और सीमेंट स्पेस पर उनका ये कहना था कि कंसोलिडेशन आगे और बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये और उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। आज अल्ट्राटेक का जो 120 मिलियन टन है उसमें जो काफी डिस्टेंस है वो कितना मेकअप करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि अल्ट्राटेक बैठी रहेगी, अल्ट्राटेक के भी एक्सपेंशन प्लान्स है ही। सो ये कैचअप करने में काफी टाइम लगेगा। और इसमें जैसे हमने पहले कहा वैसे काफी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करने होंगे। दैट मीन्स कंसोलिडेशन ज्यादा होगी। जैसे कंसोलिडेशन बढ़ते वैसे प्राइस भी बढ़ेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो आई थिंक ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए तो अच्छा ही है। देखो, सबसे खास बात संजय जी की ये लगी, वो ये कह रहे हैं कि अभी और कंसोलिडेशन होगा इंडस्ट्री में, यानी और बाय आउट कैंडिडेट्स हैं। कुछ लोगों का मानना है, मैं बाजार के एनालिस्ट की बात कर रहा हूं, कि इंडिया सीमेंट एक ऐसा टेक ओवर टारगेट हो सकता है। इंडिया सीमेंट के चार्ट को देखिए आज, हालांकि इस
के बाद अच्छी खासी तेजी आ गई थी। एक टाइम पे 10% या 8-9% ऊपर था, बाकी सारे स्टॉक से भी तेजी आई, लेकिन जिस्ट ये निकल के आ रहा। राजेश, आपको एक और स्टॉक की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, वो है रुचि सोया। रुचि सोया अभी 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ 5% ऊपर हो गया है। जरा चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब रुचि सोया के। हालांकि कंपनी वो बहुत पुरानी है, लेकिन फोकस में आना शुरू हुई है अभी। नहीं अल्टर, यस 5, ये जो कैंडल दिख रही है राजेश, इसको चार्ट पे बताएंगे जरा देख के। बिल्कुल अजय जी, देखिए बाइंग इंटरेस्ट तो बिल्कुल इसमें बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने, करेक्शन के बाद स्टॉक में जो एक रिकवरी बन रही है, हमें लगता है ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे अगर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे तो काफी अच्छे इसमें रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में करेक्शन के बाद 800 के आसपास बेस बना, और जिस तरीके से वीकली चार्ट बन रहे तो हमें लगता है कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से 950 का स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन होल्ड रखे, और हमें लगता है अपसाइड में जो पहला टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है करीब इसमें आना चाहिए 1160 तक का पहला टारगेट आते हुए दिख सकता है। अगर वो लेवल के ब्रेकआउट होंगे तो फिर ये स्टॉक में और भी बड़ी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अभी हम 950 के स्टॉप लॉस से 1160 के टारगेट के लिए पोजिशनल बाय करने की सलाह देंगे। व्यू के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आप जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट्स अच्छा है, इसके बाद 10% के आप मूव देख रहे हैं, वो रब ऑफ इफेक्ट आपको रिटेल काउंटर्स पर, ओपन अप थीम के काउंटर्स पर भी दिख रहा है। आदित्य बिरला फैशन वीक, उसको आदित्य बिरला ABFRL को स्टॉक को लेकर आए, वहां पर 10% से ज्यादा का अप मूव देखने को मिल रहा था। अब फिलहाल थोड़ा सा एक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब नए लॉन्ग जरूर बन रहे हैं। कुछ यहाँ क्या व्यू रहेगा? हमने देखा कि पीछे की फॉल में अच्छा खासा पार्टिसिपेट भी इस काउंटर ने किया है, 300 से करेक्ट हो गया था। जी एक्चुअली काफी समय से ये जो 300 के लेवल्स हैं उनको रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट कर रहा है। 2 बार हमने इस स्टॉक को 325 के आसपास जाते हुए देखा, बट वहां से जो करेक्शन या जो फॉल आया ये भी काफी शार्प था। बट सेम ऑन द डाउन साइड जो 250 के लेवल्स हैं उन्हें मेंटेन करके चल रहा है। इस बार भी जो बाउंस आई है वो उन्हीं लेवल्स के आसपास आई है। अगर हम कॉल का डेटा देखेंगे तो 290 300 के जो कॉल्स होते हैं उसके आसपास इसमें अभी भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो आने वाले समय में ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडर, सो 300 फ्रॉम हियर इज आल्सो लाइक अ गुड 8 to 10% मूव, और उसके लिए भी स्टॉक को यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, बाउंस दे रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज की जस्ट पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 300 के जो टारगेट्स हैं दे विल अगेन बी इन प्ले। तो AB फैशन पर ये रहा है, और रिटेल स्पेस फोकस में भी है, और AB फैशन का स्टॉक भी करीब 3% की तेजी दिखाते हुए। इस बीच डिफेंस स्पेस को भी एक बार टच करते हैं, और वहां पर HAL के यहाँ पर नंबर्स भी काफी पॉजिटिव हमने देखे थे, और HAL स्टॉक भी लगातार मिड कैप स्पेस में परफॉर्मिंग साबित होता हुआ दिखा है। श्रीकांत, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 5-5.5% की तेजी दिखा रहा है, यहाँ पर राय क्या होगी? तो यहाँ पे भी हमें लगता है काफी अच्छी तेजी बन सकती है। काफी बड़े एक कंसोलिडेशन के बाद इसने 1500 के करीब का एक ब्रेकआउट किया था, और अभी जब ये रिसेंट फॉल हुआ था तो लगभग शुक्रवार के दिन, यानी कि पिछले शुक्रवार को ही ये स्टॉक तकरीबन 500 के करीब था, और वहां पे हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा था, और आज उसमें कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। तो काफी क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक एक अभी भी बुल टेरिटरी में है या बुलिश हैंड्स में है, और इस लेवल से ये स्टॉक कम से कम 1700 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है। 1590 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस अगर बनानी है तो 1570 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बट अगर यहाँ पे लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, करंट लेवल से लॉन्ग करें, कोई भी करेक्शन आता है तो उसमें लॉन्ग करें। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है, जो 1750-1800 के करीब है। चलिए जेंटलमैन, स्टे विद अस। संजीव भसीन जी को भी शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। 3 बज गए हैं और समय हो गया है संजीव भसीन जी के फंडामेंटल पिक्स लेने का। संजीव जी गुड आफ्टरनून। बाजार में तो अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, ग्लोबल फ्यूचर्स भी थोड़ा अपना लॉस को नेगेटिव करते हुए, आज आपके पिक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अजय जी। कहाँ बाजार चला है जी? 70 पॉइंट को आप तेजी कहते हो, जब 700 पॉइंट होएगा तब बात करना। बात तो सही है। 70 पॉइंट क्या है अजय जी, वो भी दिखा देंगे, एक दिन और है, दे दीजिए बस। और बॉटम्स एंड टॉप्स आर नेवर कॉट, दे ओनली सीन इन हाइंडसाइट। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो
इतनी वॉलेटिलिटी है, ये जनरली टॉप और बॉटम पे आती है, but undertone remains strong. Look at the deal by Adani, look at the early onset of monsoon, look at the pickup in auto stocks. I see too much of pessimism being played out and that's an opportune time to buy. I think जो मेरे को लगता है वहां ये जो अगर यूक्रेन वगैरह का भी रेजोल्यूशन जल्दी आ गया तो क्रूड प्राइसेस कैन फॉल वेरी वेरी फास्ट एंड दैट विल एक्चुअली पुट द आइसिंग ऑन द केक ऑन इंडिया। अपडेट दे दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BEL, M&M फाइनेंस, आपको 3 दिन से कह रहा हूं, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट्स कितने बढ़िया है और आपको एनालाइज करके दिए, 1600 का भाव है। सेम विद BEL, M&M, और आपको मैंने मदरसन सुमी और IRCTC भी, सॉरी नहीं, मदरसन सुमी भी मैंने कई दिन से कह रहा था अशोक लीलैंड के साथ। अब आपके लिए 3 दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है 16,500 ले जाएंगे इन दिस वीक और मे बी नेक्स्ट, and these are 3 large cap stocks which if you say I will start. हाँ बिल्कुल बताइए सर, आप बात सही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि 6 दिन की लगातार गिरावट के बाद जो हरियाली दिख रही है तो कम से कम ठीक सी लग रही है। बैंकिंग में तेजी अच्छी खासी है बट ओवरऑल पॉजिटिव थी। हाँ बताइए, आप अपने स्टॉक्स बताइए यहाँ से। तो देखिए आपने वैल्यूएशन दी है, अडानी दी है 165 EBITDA पर टन जो बनता है 85,000 करोड़ और अल्ट्राटेक के पास कैपेसिटी है 115 मिलियन टन और मुझे लगता है अल्ट्राटेक का भाव तो 7200 रुपए मिनिमम होना चाहिए। तो मुझे कोई दो राय नहीं, अल्ट्राटेक में शिफ्ट कीजिए। दे हैव 115 मिलियन टन, उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप बैठती है। तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। 6,000 रुपए 6,015 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5850, टारगेट ऑफ 6450। Second pick would be HCL Tech, the best play on the results on the mid cap, on the large cap IT, which is trading at very reasonable valuation. 1042-43 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1020, 1085 का टारगेट। और तीसरा दिग्गज रिलायंस 2435 का भाव है, 2390 का स्टॉप लॉस, 2550 का टारगेट। अगर निफ्टी ने 16,500 जाना है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज तो रिलायंस है जो 2550 मिनिमम जाएगा। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी, जब भी मैं आपसे कोई थोड़ा सा भी कॉशियसनेस सवाल पूछती हूँ तो आप कहते हैं कि आप हंसिए, मुस्कुराइए, बाजार चल रहा है। आज तो आपसे अजय ने यही बात की थी, इस पर हमें लगा उल्टा आप और जोश से और खुश होकर बताएंगे कि हाँ बाजार चल रहा है और अब नए लेवल्स भी अचीव करेगा। तो कॉन्ट्रा व्यू मिल गया हमें आपसे। बाजार 70 पॉइंट चलने से क्या खुशी आएगी, थोड़ा सा झलक है। खुशी तो आएगी जब आप 70,000 दिखेगा तब खुशी आएगी ना, ये खुशी थोड़ी हुई, ये तो मन बहलाने वाली खुशी है। शुरुआत थी संजीव जी, शुरुआत तो छोटे छोटे स्टेप से ही होती है। सो एनी हाउ, रिलायंस पर आपने एक व्यू दिया जैसे कि बाजार को ऊपर लेकर जाएगा कौन, तो क्या इसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन बैंक्स का भी हो सकता है? HDFC बैंक, हाई वेटेड स्टॉक्स, लार्ज कैप्स आप लेकर आए स्पेशल, तो ऐसे में क्या दूसरे लार्ज कैप से, बैंकिंग लार्ज कैप से भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? Yeah, Priyanka, that's a very good point. Look at the leaders in the last 3 days. Quietly, RBL Bank is up 20% and Bandhan is up 15%. वो बता रहा है इतनी ज्यादा पेसिमिज्म थी बैंक्स के ऊपर और रिजल्ट्स देखिए। मैं बंधन और RBL मेरे को लगता है यहाँ से 50% भी बढ़ जाए फिर भी सस्ते होंगे, बट वो बता रहा है क्रेडिट ग्रोथ, निम्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो आपको इतनी ज्यादा क्यों है? तो सर्टेनली सम स्टॉक्स आर शोइंग यू आउट परफॉर्मेंस और उसके लिए आपने चाहे इन्फोसिस और TCS और HCL टेक को मारा या जो भी आपका पोर्टफोलियो रीशिफ्ट है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी। सो जैसे मैंने कहा, पेसिमिज्म इज ओवरडन, यू आर वेरी राइट। बैंक्स आर गोइंग टू लीड और मिड कैप बैंक्स, आई हैव नो टू थिंग्स टू से दैट RBL एंड बंधन कैन मे बी गिव यू 50% अपसाइड इन द नेक्स्ट 6 months एट ऑन प्रेजेंट सिनेरियो। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। चलिए बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर अपना नजरिया आप जब बता रहे हैं तो सीजनल भी नजरिया आप बताइए, क्योंकि जब गर्मी की शुरुआत हुई आपने कई सारे ऐसे स्टॉक्स हमें थीम बेस्ड बताएं। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि धीरे धीरे गर्मी खत्म होगी और बारिश आती हुई दिखेगी। फिर बताइए मॉनसून बेस्ड स्टॉक्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? IRB इंफ्रा 20,000 किलोमीटर है, फास्ट टैग इज लिंक, जो आपकी टोल टैक्स है इज लिंक टू दिस। अब आप लोनावला जाओ या पुणे जाओ या बारिश में लुत्फ उठाओ, आप गाड़ी से बाहर निकलोगे। आपने अमेरिका और US नहीं जाना क्योंकि वहां अभी भी प्रॉब्लम है। तो पैन इंडिया ट्रैवल इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। IRB इंफ्रा इज अ नो ब्रेनर, 290 रुपए का भाव हो जाएगा आपको इस साल में दिवाली तक।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए IRB इंफ्रा आपका फेवरेट रोड कंपनी 10% ऊपर है, और आपको मैं एक बार IMD की कमेंट्री भी सुनवा देता हूँ। मानसी, आप बरसात का सीजन आने वाला है, गर्मियां छटने वाली हैं, यही बोल रहे हैं IMD। आज मानसी को बार बार याद आ रहा है, मानसी लू की बात कर रही है, गर्मी की बात कर रही है। लोनावला जाइएगा। एक्चुअली गर्मी इतनी है, अब बारिश का इंतजार है। हाँ, ये जरूर है कि बारिश आने के बाद मुंबई का उसको ये लगेगा कि अब ये जाएगी कब। मुंबई की बारिश तो बहुत हसीन होती है, डिपेंड करता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या आप ट्रेन से लटक के घर जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। बड़ा सिचुएशनल है मामला। बट सुन लेते हैं एक बार IMD के ऑफिशियल ने क्या एग्जैक्टली बोला है लू को लेके। Already, as per our prediction, we told 16th the western disturbance will come. So if you see already come, you can see the clouding actually. We have a good clouding over North Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi. You can see today strong winds is there. So temperature already 3 degrees below compared to yesterday. So the station which you are 45, 48 range, they will come down to 42, 44 range. So heat wave. Today we may not have a red color, orange color, only yellow color warning. Tomorrow onward, no heat wave. It is only thunderstorm, and we are giving Andhi also thunderstorm. राइट, ठीक है। तो ये आप ये अनुमान सुन रहे थे, तो जल्द ही मॉनसून के आने की भी उम्मीद है। अब चलिए एक बार कुछ और स्टॉक्स जिन पर व्यू भी ले लेते हैं। रिजल्ट्स हैं एयरटेल के, और एयरटेल पर एक प्रीव्यू तैयार किया है सौमीत ने। आइए समझ लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। काउंटर फिलहाल थोड़ा प्रेशर जरूर झेल रहा है, क्या कुछ आ सकता है नंबर्स में, सौमीत बताएं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यूज करीब 6.5% से ऊपर हो सकते हैं, एबिटा 10% से हायर हो सकता है, एबिटा मार्जिन्स करीब 50.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, जो कि की नंबर होता है भारतीय एयरटेल के लिए, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 10% का है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा करीब 12% से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है अराउंड 32.5 करोड़ के आसपास, और आरपू अगर हम आरपू भी देखते हैं तो वो करीब 10% से इंक्रीज कर सकता है और क्यू ऑन क्यू बेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन, टैरिफ हाइक, ये दो ही चीज़ है जो नंबर्स को एड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। और उसके अलावा जो बाकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ब्रॉडबैंड सिक्वेंशियली करीब 9% से ग्रो कर सकता है, और जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें करीब 2 to 4% की एक्सपेक्टेशन है। अब याद रखिएगा एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स पहले ही रिलीज हो गए थे, और एबिटा फ्रंट में एक बीट देखने को मिला था एनालिस्ट साइड पर, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। और एक और चीज़ पे ध्यान रखने की वो है सब्सक्राइबर नंबर्स। अब एनालिस्ट काफ़ी म्यूटेड सब्सक्राइबर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम TRI का डेटा देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन किया है भारतीय एयरटेल ने, तो वो साइड पर एक सरप्राइज आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उसके अलावा क्या सब्सक्राइबर की बिहेवियर रही है पोस्ट टैरिफ हाइक, दूसरी टैरिफ हाइक कब लेगी कंपनी, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री, और उनका 5G रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इस पर भी कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी जानने के लिए। राइट ये तो हो गई भारतीय एयरटेल के नंबर्स। अगर आप देखें कि रिलायंस जियो के जो नंबर्स आए थे, जो एक पार्ट है रिलायंस का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आरपू बढ़ने का ट्रेंड आपको भारतीय में भी नजर आएगा। स्टॉक डेज हाई की तरफ चला आ रहा है। लेकिन राजेश, कुश और श्रीकांत, मैं आप तीनों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि बॉम्बे में ऑब्वियसली जगह का इश्यू रहता है, और अगर आप फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको संडे ही निकालना पड़ेगा, सैटरडे या संडे। मगर अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो वो आपने सोसाइटी में, घर की गली में भी खेल सकते हैं। आप लोग में से हाथ उठा के बताइए बैडमिंटन कौन कौन खेलता है। ओके, कुछ खेलते हैं बैडमिंटन। श्रीकांत भी नॉट बैड। अच्छा, मैं मार्केट के बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, बुल वर्सेस बेयर जो रोज खेलते हैं, रियल बैडमिंटन की बात हो रही है। तो आपको मैं एक बहुत रेयर कमेंट्री सुनवाता हूँ जेंटलमैन, और वो हमने हमारे नेटवर्क ने थॉमस कुक के विनर्स से बात की, जो कि 73 इयर्स के बाद हमने जीता है। हमने उनके विनर्स से बात की और आपको एक छोटी सी झलकी सुनवाते हैं, क्या कह रहे थे। Even before the tournament started, we just told each other that we definitely have a chance, but it's really important to be consistent, to be as a team, to think as a team, and to play as a team, because in team events it's not about the individual performances, it's about how good or how well you can back each other, how well you can support each other, and we really backed each other, and then we believed
in each other, and then I think it really showed on court. And to be frank, we didn't really get too much time to practice. Keeping Thomas Cup in mind, because after I went back from BSc, Badminton Asia Championships, I only had about say 3 days before I came to Thailand. So there isn't anything that we've done particularly in practice, but it was more about being together as a team. I think that itself really made a huge difference. ऑल राइट, ये बता रहे थे अपनी प्रैक्टिस के बारे में और अपने हार्डवर्क के बारे में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे ये जीतने में। और ये डीमार्ट के बारे में एक और डेटा अभी निकल के आया है। कुछ आपसे बात करता हूँ मैं, जैसे तो कर चुका हूँ, ये बिगेस्ट सिंगल डे जंप इन 5 years, कुछ तो अलग हो रहा है इसमें। और वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, हाईएस्ट इन अ मंथ ऑलमोस्ट। चार्ट्स पे आपको क्या लेवल्स नजर आते हैं कुछ डीमार्ट में? जी हाँ अजय, एंड बिफोर आई आंसर, देखिए हो सकता है कि एक रिजल्ट का जो हैंगओवर था, मार्केट ये भी देखना चाहता है कि इफ देयर इज डैमेज हाउ बैड इज इट, तो वो भी कहीं ना कहीं हट गया है। और ये स्टॉक आपको भली बात ही पता होगा कि ये इन्वेस्टर्स और HNIs एंड फंड्स दोनों का ही बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। परफॉर्मेंस नहीं आई है कुछ समय से, उसके चलते जरा सा चिंता का विषय था। बट ओवरऑल द इंडिया स्टोरी की एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से भी आती है। जहां तक हम लेवल्स की बात करें तो देखिए ये अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा था, और जो इसमें शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं that can actually take the stock to 3700, जहां पे इसका 20-day मूविंग एवरेज बन रहा है। एंड देन thereafter जो इसका 200-day मूविंग एवरेज है वो 4000 के आसपास है। ये जिस तरीके की हम वॉल्यूम के साथ राइज देख रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस दैट द स्टॉक कैन फर्स्ट टेस्ट 3700 लेवल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और अगर ये क्रॉस करता है, सो देन द स्टॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव faster, higher on in a very short span of time। तो आने वाले कुछ दिनों में 3700 and 4000 ये लेवल्स हैं जो मैं स्टॉक पे वॉच आउट रखूंगा। और अगर मैं यहां से बाय करता हूं तो करीब 100 रुपए नीचे का जो मेरा सपोर्ट लेवल है 3400 3450 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस रहेगा। सो पे ऑफ प्रोफाइल भी यहाँ पे पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं विद द सजेस्टेड स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट करने की राय। नतीजों के बाद डीमार्ट के मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अच्छे नतीजे और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आते हुए करीब 9% की तेजी। इस बीच एनर्जी स्पेस अगर देखें वहां पर भी मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट। अदानी ग्रीन, NTPC, अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स, गेल अच्छी तेजी पर ट्रेड करते हुए करीब 1.5 से लेकर 5% तक की बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है। श्रीकांत, एनर्जी स्पेस इस पैक पर आप क्या राय देंगे, और ये तमाम स्टॉक्स में से अगर कोई पिक करना चाहें? बिल्कुल, अगर इनफैक्ट इन सभी स्टॉक्स को अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर किसी में मोमेंटम बन रहा है, कहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग अगर कर सकते हैं तो वहां पे हमें लगता है कि Siemens और ABB यहाँ पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये दो स्टॉक्स इसी सेगमेंट के हैं और इन दोनों के जो फॉर्मेशंस है वो काफ़ी क्लियर फॉर्मेशंस है। Siemens में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रहा है और 2150 2175 के करीब कई बार इसने सपोर्ट लिया है। रिबाउंड में हमें लगता है कि स्टॉक वापस 2500 या 2550 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि ABB के भी ऊपर फोकस किया जा सकता है, जो अभी 2250 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक एक बार 2450 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर स्पेसिफिकली अगर किसी जो स्टॉक्स अभी आपने बताए थे एनर्जी से रिलेटेड, अगर उसमें अगर कुछ बात करनी है तो हमें लगता है कि वहाँ पे गैस अथॉरिटी पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड है और पिछले 4 दिनों से जब मार्केट भी एक कंसोलिडेशन में आ चुका है तो ये भी स्टॉक अपने 148 147 के लेवल्स को होल्ड करते हुए रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 145 रुपए का, और वापस टारगेट्स हमें लगता है कि 160 से लेकर 162 के टारगेट्स ये दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, सो ये व्यू रहेगा श्रीकांत का इस पर। इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी बने हुए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। क्या रेंज सेम रहेगी जो सुबह व्यू था, या फिर कोई और ट्वीक है आपके व्यू में? प्लीज शेयर करें। नहीं, सेम एक्सपेक्टेशन है, वही 15,700 650 डाउनसाइड पर 16,100। जब ये रेंज के बाहर निकलेंगे तो एक 400 पॉइंटर का मूव हो सकता है निफ्टी पे। और ग्लोबली भी बेस जो है बन रहा है एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए, तो प्राइस एक्शन के लिए वेट कर रहा है कि जहां पे इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो वो ट्रेड कर सके। और इस दौरान फोकस वही रहेगा जो स्टॉक्स है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सो वहां पे मेरे 2 रिकमेंडेशंस है। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, पूरा ऑटो सेक्टर जो है वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अच्छा खासा बेस बन चुका है
और प्राइस एक्शन पॉजिटिव है अक्रॉस द बोर्ड। हीरो मोटोकॉर्प मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो रीसेंट हाई क्रॉस कर सकता है, स्विंग हाइज है, जो टारगेट रहेगा 2650, स्टॉप लॉस 2440। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिफेंस बेट है, जो लास्ट टाइम 220-25 से ब्रेकआउट होकर 260 तक गया था, एक रीटेस्ट हो चुका है 215 से 225 के जोन में, और एक रिवर्सल यहाँ से बता रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है फिर से एक नया हाई बन सकता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस 215, टारगेट 265। डिफेंस स्पेस एक बीएल, और सुबह आपने एमिनेम दिया था और अब आपको ऑटो पैक में हीरो मोटोकॉर्प पसंद आता है, तो जाहिर तौर पर ऑटो पैक से रिकमेंडेशंस निकल कर आती हुई। शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए। कुछ और स्टॉक्स पर भी इस वक्त व्यू ले लेते हैं। अब आप एचडीएफसी बैंक, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको दिखाना चाहूंगा, और वो है नाइका। आप तो इसके प्रोडक्ट्स भी यूज करती होंगी, बिल्कुल। कौन आपको कंपनी कैसे पसंद, आपको पसंद है आप दोनों को? नाइका के अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इट्स अ मार्केट प्लेस, पर अदर देन दैट उनके अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। देखिए आज 9% ऊपर है। आप डायरेक्टर साहब लेके आइए दो स्टॉक्स, एक नाइका जो ऑलमोस्ट 9% ऊपर है, और दूसरा पेटीएम वो भी 10% ऊपर है। हुआ क्या है, हालांकि शरद को बुलाया है मैंने, और वो हमें लास्ट 48 आवर्स में ये तीसरी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया पार्ट्स ऑफ ग्लोबल इक्विटीज को। मैं इन दोनों स्टॉक्स को इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये थर्ड रिपोर्ट आई है, वो है जेपी मॉर्गन की, और उन्होंने चाइना के सेलेक्ट इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स को वैल्यूएशन कंफर्ट में पॉजिटिव कर दिया है। और ये आप देखिए कि इन दोनों का जो नियरेस्ट कंपेटिटर है वो चाइनीज इंटरनेट स्टॉक्स है, और जेपी मॉर्गन ने क्या बोला है कि वैल्यूएशन यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है, ये वहां 75-80% चाइनीज इंटरनेट स्टॉक्स। आपको याद है हमने बताया था कि एडटेक स्टॉक से गिरावट शुरू हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा इतना महंगे आप चार्ज नहीं कर सकते बच्चों का ट्यूशन फी। वे मार्च 3-4 महीने हो गए, वहां से गिरते हुए चले आ रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो करेक्शन हुआ, तो ये थर्ड नोट है जो अभी भी मैंने देखा। और उसके बाद जब मैंने देखा कि इंटरनेट स्टॉक्स यहाँ इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हो गए। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब बाकी दो रिपोर्ट्स में, जो 48 आवर्स में मैंने आपको बताया ना, 3 ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ग्लोबल इक्विटीज के पॉजिटिव। ये मत भूलिएगा, ये जरूरी आपको जानना इसलिए है कि आफ्टर ऑल ये जो हम भारतीय बाजार गिर रहा है वो एक ग्लोबल करेक्शन का पार्ट है, हम अकेले नहीं है। और अगर आपको ग्लोबल अब ब्रोकरेजेस कहीं कहीं पे वैल्यूएशन कंफर्ट पा रही हैं, तो आखिरकार ये पॉजिटिविटी भारत नहीं पहुंचेगी। बट कौन सी ऐसी व्यूज है? शरद हमारे साथ स्टूडियोज में। शरद बताइए। सबसे पहले बीसीए रिसर्च के जो है इंपॉर्टेंट टेकअवेज पे बात करते हैं, और ऑफ कोर्स जो आप कह रहे थे कि जो टैक्टिकली जो है एक अपग्रेड देखने मिला है ग्लोबल इक्विटीज का, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है देखने में मिल रहा है कि जो यूक्रेन की वॉर है एक फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील होने के चांसेस कम है, कोविड केसेस भी कम हो रहे हैं चाइना में, और देखा जाए तो आगे चल के ग्लोबल इन्फ्लेशन के बारे में जो हम कह रहे थे वो पीक कर चुकी है, तो उसके कारण जो है इक्विटीज में जो है एक टाइप से टर्न अराउंड देखने मिल सकता है, अगर सिंपल वर्ड्स में पुट करें तो। और अगले 18 महीने में जो है एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है वो पिक आउट करके अब वो कम होने लगे, और जो रिसेशन के जो फियर्स हैं वो भी जो है कम होते रहे। 5 साल के अगर हॉराइजन के बारे में बात करें बीसीए रिसर्च के, तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स भी जो है कम हो चुके हैं करंट लेवल से, और जो वैल्यू स्टॉक्स है उनमें आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, स्पेशली जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स हैं। और आखिर में जो है ग्लोबल इक्विटीज का कहना है कि उनकी जो ट्रेडिंग हो रही है ऑलमोस्ट 15.6 टाइम्स हो रही है उनकी पी रेशियो की, और यूएस के बाद अगर देखें तो वो तो ऑलरेडी कम है, ऑलमोस्ट 12.6 टाइम्स हो रही है। तो ये तो आपकी बीसीए रिसर्च की हुई। पर अब जेपी मॉर्गन का जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपने जो पॉइंट आउट किया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड यील्ड जो है फेड मीटिंग से अब कम हो चुकी हैं, और दूसरा बात है कि अभी भी ओवरवेट है जेपी मॉर्गन और स्पेशली उनके जो वैल्यू स्टॉक्स है उन पे, और इक्विटीज में जो है सिग्निफिकेंट डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो 30% नीचे गिर चुकी है अपने हाई से 1 साल के, और ईपीएस रिवीजन से भारत में ही तो बात चली रही है, लेकिन जो ग्लोबली है यूएस मार्केट्स, यूरोजोन मार्केट्स, यहाँ पे पॉजिटिव ईपीएस रिवीजन का जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। बेसिकली बात ये है कि सस्ते हो गए गिरावट के बाद, लेकिन वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव है इंडियन मार्केट्स के, तो बड़ा सवाल अभी भी। देखिए सवाल इसका सवाल बहुत सिंपल, जवाब बहुत सिंपल है कि वैल्यूएशन एक भाव से सस्ते नहीं होते, एक भाव से महंगे नहीं होते, और हर सेक्टर के नहीं होते। तो आपको इसके अंदर अभी बड़े अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 20% ग्रो कर रहे हैं और जिनका वैल्यूएशन ऊपर से टॉप से 40% नीचे। अजय 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है पीक आउट होता हुआ दिख चुका है, और यहाँ से अब सिचुएशन जो है उठनी है। अर्ली साइंस तो है, देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि इन्फ्लेशन का पीक नेक्स्ट 3-4 महीने में बन जाएगा, इधर अभी या 3-4 महीने के अंदर। बट बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है और हमेशा फ्यूचर में डिस्काउंट करता है, तो वो वेट नहीं करेगा बाजार पीक होने का इन्फ्लेशन के। तो थैंक्स फॉर दैट शरद।
तो ये तीसरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 10 मिनट रह गए बाजार को बंद होने में, और आप देखिए कि इंडेक्स भले ही नीचे हो, लेकिन प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का इंट्राडे देखिए आप, तब आपको मालूम चलेगा कि वहां पर एडवांस डिक्लाइन शुरू से ही अच्छा था और आज वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस। इंट्राडे दिखाइए जरा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का डायरेक्टर साहब। बाजार बंद होते होते बैंक निफ्टी सॉलिड है, मिड कैप और स्मॉल कैप सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ निफ्टी के कुछ पार्ट्स ही देखिए डेज हाई पे बंद हो रही है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप लेके आइए जरा, स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लेके आते हैं, और वो भी मेरे हिसाब से डेज हाई पे होनी चाहिए। इसका क्लियर कट व्यू यही है। गुड कम बैक, बहुत बढ़िया। ये देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों डेज हाई बंद हो रहे हैं। तो निफ्टी में ऐसा क्या है जो नहीं चल रहा है? I think heavyweights, so the market की breadth looks good. That means शुक्रवार से हम देख रहे हैं कि breadth पॉजिटिव हो गई है। एडवांस डिक्लाइन की आप रेशियो को कंपैरिजन करें तो आप एडवांसेस की तरफ ज्यादा देख रहे हैं और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। तो ये बाजार के लिए अच्छे ट्रिगर्स भी हैं। कुछ और स्टॉक, इनफैक्ट आप जाने से पहले एक बार क्लोजिंग रिमार्क्स और क्लोजिंग ट्रेड्स भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। श्रीकांत, ऐसे में क्लोजिंग रिमार्क क्या होगा? क्या यहाँ से BTST बनता है या आपको लगता है कि नहीं ओवरनाइट रिस्क बहुत है? व्हाट इज योर व्यू? मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर आ चुका है और काफी क्लियर एक ट्रेडिंग रेंज डिसाइड हो चुकी है। तो जब तक मार्केट 15,730 के लेवल्स को नहीं तोड़ता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड हमें बिल्कुल देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि एक इंट्राडे में वीकनेस आने के बाद भी वहाँ पे हमने इवेंचुअली एक रिकवरी देखी है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर हमें एक अच्छा रिबाउंड भी देखने मिलेगा। तो बिल्कुल एक लॉन्ग की पोजीशंस बना के हम लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है और टारगेट जो है वो तकरीबन 16,100 से लेकर 16,200 के। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा फिट हो रहा है। तो करंट लेवल से कुछ एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल हम बना के जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ से करंट पोजीशंस, करंट स्टेट से आप लॉन्ग पोजीशन ले जाने की राय देंगे। राजेश, आपकी क्या राय होगी? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? तो देखिए प्रियंका जी, हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा पुल बैक यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो 16,000 के आसपास रहेगा। तो 16,000, 16,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, वहां पे हम इसको वापस रिव्यू करेंगे। तो करंट लेवल पे बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे जो तेजी हमने देखी है वो स्टॉक्स पे हम बिल्कुल यहाँ पे बने हुए बुलिश व्यू हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक हम यहाँ पे बाइंग की सलाह ही देंगे और कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए उनमें BTST भी हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो जैसे पहला स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रेमंड्स का। रेमंड्स में काफी अच्छा मूव एक करेक्शन के बाद देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज रिवर्सल बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बिल्कुल BTST पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी किया जा सकता है। 818 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो डेली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रेमंड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 845 से लेकर 860 तक की अपसाइड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। 805 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है ऑटोमोबाइल पैक में, उसमें TVS मोटर को यहाँ पे देखना चाहिए। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे एक रेंज का देखने को मिल रहा है डेली सेटअप पे, और वीकली चार्ट के हिसाब से एक मल्टीपल वीक का रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे अब ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो हमें लगता है TVS मोटर जिस तरीके से आज मोमेंटम दिखा रहा है, इसको भी यहाँ पे BTST कैरी करेंगे। 653 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें बाय पोजीशन लेने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 640 का, अपसाइड के टारगेट 675 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बताता हूं। कुछ आप शायद आपने ध्यान दिया है या नहीं कि बैंक निफ्टी और ऑटो इंडेक्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब, और बैंक निफ्टी को लेके आइए डेज हाई के आसपास बंद हो रहे हैं, और BSE मेटल इंडेक्स डेज लो के आसपास बंद हो रहा है। कुछ आपका क्या थॉट होगा? मेरा तो व्यू ये है कि बाजार शायद रिस्क ऑन के मूड में धीरे धीरे आ रहा है और इन्फ्लेशन पीकिंग का व्यू धीरे धीरे ले रहा है। इस भाव से कौन फ्रेश लॉन्ग लेगा मेटल में? कुछ एनी थॉट ऑन दैट? श्योर। इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट को एड्रेस करूंगा जो आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि निफ्टी कंपैरेटिवली अंडर प्रेशर लग रहा है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है IT शेयर्स ने नहीं पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मिड कैप बैंक निफ्टी आपके सारे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट IT के पार्टिसिपेशन ना होने से निफ्टी जरा सा प्रेशर में दिख रहा है। एज फार एज मेटल्स गो, आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि न्यूज ऐसी आ रही है कि भाई चाइना में शायद ओपन अप हो जाएंगी चीजें या चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, और सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर वही है। तो हमने टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को इनमें सुबह एक एक्शन देखा था
और जो हम हमारे कमोडिटी काउंटर पार्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, वहां पे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी प्राइसेस भी शायद बॉटम आउट हो गए हैं, स्टेबलाइज होंगे या बाउंस बैक करेंगे। सो उसके चलते मेटल स्टॉक्स में हमें यहाँ से एक उछाल दिख सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ टाटा स्टील जैसे काउंटर्स पे डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे में कुछ आपका व्यू क्या रहेगा? आप तो क्या टेक्नोलॉजी पे बुलिश भी थे मॉर्निंग में, आपका क्या व्यू रहेगा? क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या रहेंगे? बाजार की तेजी सस्टेन करेगी? देखिए, द व्यू इज कि BTST पे फोकस ना करिए, बिकॉज इट्स जस्ट बीन वन डे विच इज टुडे, जहां पे हमने गैप अप या गैप डाउन नहीं देखा, अदरवाइज दैट्स बीन द नॉर्म, राइट? तो BTST पे मत ध्यान दीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इन आप मार्केट्स में बाइंग कर सकते हैं। सिलेक्ट पॉकेट्स जैसे हमने डिस्कस किया, डिफेंस में BDL हो गया या ऑटो एंसिलरी में बैरक हो गए, पॉलीकैप, टाइटन, ऐसे जो स्टॉक्स हैं जहां पे डेफिनेटली वैल्यू बन रही है, वैल्यू बनते हुए दिख रही है, इन स्टॉक्स को आप या तो पोजिशनल ट्रेड के लिए लीजिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए। BTST पर से इज नॉट रिकमेंडेड ओनली बिकॉज ऑफ द गैप अप गैप डाउन दैट वी हैव सीन। यहां से मार्केट्स ऊपर जा सकता है इमीडिएट बेसिस पे 16,000 16,100 का जो जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। लेकिन डेफिनेटली फ्रॉम हियर ऑन इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, आपका ध्यान बाइंग की तरफ होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर सिंगल डे के ट्रेड्स पिक नहीं करने चाहिए, वी शुड हैव अ लार्जर पिक्चर टू इट। बट यस, इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट्स में जो क्लियरली आज आपको दो पॉकेट्स बाजार पर पूरी तरह से सस्टेन जिन्होंने अपनी तेजी को किया, उसमें एक ऑटो था और दूसरा सीमेंट पैक था। बैंक्स और फाइनेंस ने भी अच्छा कमबैक आज के दिन दिखाया है। उसके अलावा कुछ और पावर काउंटर्स जो है वो ऑलरेडी विद अ बिग ट्रिगर, विद अ बिग रीजन एंड ऑब्वियस रीजन ऑलरेडी परफॉर्म बाजार में कर ही रहे हैं। स्टॉक में आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, सुबह विक्रम कोटक बोल रहे थे कि रेटिंग एजेंसीज पे आप क्रिसिल देखिए 11% ऊपर बंद हुआ है। एलगी अभी हम बात कर रहे थे 20% सर्किट पे लग गया। करेक्ट, तो काफी इनफैक्ट ये सिनेरियो होता है अजय, अगर आप देखें ना, जिस दिन बाजार में एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो की जब बात होने लग जाती है तो व्हाट आई हैव नोटिस कि ये जितने भी रेटिंग स्टॉक्स होते हैं ये चलने लग जाते हैं, केयर, क्रिसिल, दे स्टार्ट वर्किंग। इनफैक्ट बिल्कुल, और इवन हमारा धमाका स्टॉक विनती ऑर्गेनिक्स 10% ऊपर है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मिड कैप्स में, क्वालिटी मिड कैप में बाइंग शुरू हो गई है। ऑलराइट, सो दैट्स द सिल्वर लाइनिंग कि इस वक्त यानी आपको अब बाइंग शुरू हो गई है। सो यहाँ पर एक्यूमुलेशन डिप्स बॉट होने शुरू हो गए हैं, दैट्स क्वाइट वर्ड ऑफ विजडम फॉर द स्मार्ट वंस। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस वक्त आज बाजार में किस तरह से, किन लेवल्स पर हमने ओपन किया, कहाँ से किन स्पेसेस ने परफॉर्म किया, कहाँ से मूवर्स निकल कर आए, कितनी बड़ी मूव्स देखी कौन कौन से स्पेसेस ने, और हम क्लोज अप जिन लेवल्स पर कर रहे हैं। पूरी मार्केट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक का रैप मानसी के साथ देखते हैं। बिल्कुल, तो डिसेंट स्टार्ट कह सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। बाजार ने दिन भर अपने आप को संभाल के रखा और क्लोजिंग भी जहां हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ तमाम इंडेक्स, सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव्स कई सारे नजर आ रहे हैं। पिछला हफ्ता जो कि बाजार के लिए काफी चैलेंजिंग रहा, उसके बाद आज जो कमबैक देखने को मिला वो काफी अच्छा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, एक सबसे पहले सीमेंट स्पेस आज दिन भर फोकस में रहा, क्योंकि कल होलसिम और अडानी डील की जो खबर आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद ACC, अंबुजा और इसके अलावा भी तमाम सीमेंट से जुड़े स्टॉक्स जो थे वो लगातार फोकस में आज दिन भर रहते हुए देखे हमने। ACC देखिए करीब 4% की बढ़त के साथ अभी क्लोजिंग यहाँ पर हरे निशान के साथ होती हुई। अंबुजा सीमेंट में भी ऐसी ही तस्वीर और सीमेंट स्पेस में लगातार हरे निशान के साथ आज ट्रेड्स नजर आए। बीच में एक ऐसा दौर भी दिखा थ्रू आउट द सेशन जहां पर सीमेंट स्पेस ने एक हल्का सा डिप देखा, लेकिन उसके ठीक बाद वापस से कमबैक भी कर लिया। ऑटो स्पेस आज फोकस में थे। आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक्सपेंशन केपेक्स प्लान्स मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और छोटे मोटे नहीं रोबस्ट प्लान्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ऑटोमोबाइल स्पेस भी आज स्टॉक ऑफ द टाउन देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम पुलर्स की बात करें, यानी कि जो बाजार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस सूची में आयशर मोटर्स, अपोलो, NTPC, UPL जैसे स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच दिन भर कामकाज रहा और क्लोजिंग भी आप देख पाएंगे हरे निशान के साथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव अगर हम देखें, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, एशियन पेंट्स में गिरावट के साथ ट्रेड्स नजर आए। कुछ तमाम स्पेसेस थे जो कि आज बाजार में परफॉर्म नहीं कर रहे थे और कुछ थे, कह सकते हैं ज्यादातर जो है पॉजिटिविटी ही देखने को मिली, लेकिन श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स थे
से जो कि 1.5 से 2% तक की गिरावट के साथ ही अब फिलहाल क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मिड कैप स्पेस में अगर देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर देखें, दिन के उच्चतम स्तर पर अभी हमने देखा ट्रेड करते हुए दिखे और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ ही वहां पर होती हुई दिख रही है। मिड कैप में परफॉर्मिंग बेट्स जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आरबीएल बैंक, आइडिया, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में दिखी। वहीं बिकवाली, एबी कैपिटल, निप्पॉन लाइफ, डॉक्टर लाल पैथ लैब, एलएनटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के मूव्स को अगर समझेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज दिखा। सिर्फ एफएमसीजी, आईटी और फार्मा को अगर छोड़ देंगे, हर सेक्टर में हमने अच्छी तेजी के बीच आज दिन भर ट्रेड्स देखे, जहां पर ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, एनर्जी, निजी बैंक और सरकारी बैंक क्षेत्र शामिल थे, जो कि इस तेजी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि लीड कर रहे थे। इसके अलावा बाजार की फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग जो है अच्छी होती हुई हरे निशान के साथ 33,636 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड्स हैं। सेंसेक्स जो है करीब 258 अंकों की तेजी के साथ 53,050 के लेवल्स पर। 15,863 के स्तरों पर करीब 81 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी में भी क्लोजिंग नजर आ रही है। देखना ये होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या ये तेजी कायम रहती है और बाजार 16,000 के पार निफ्टी ट्रेड करता हुआ हम कब देखते हैं, और साथ ही बैंक निफ्टी में भी 34,000 के पार के लेवल्स कब नजर आते हैं। फिलहाल हमारे टेक्निकल एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी एनालिसिस बताने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।